हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो बात करता है कांग्रेस पार्टी जो है उसकी आज की जो कंडीशन है उसके बारे में। ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये सेकंड जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है, जैसे कि उसका हेडलाइन है जॉब्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर एंड ट्रेड पैक्ट्स के ऊपर। बहुत ही अच्छा डिस्कशन इस आर्टिकल में किया गया है, इसको करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है वो क्रिकेट के ऊपर है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन ये जो है आर्टिकल वो ट्रेड यूनियंस के बारे में डिस्कस कर रहा है। जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो है 4 लेबर कोड बिल बनाए हैं आउट ऑफ 43 जो लेबर लॉस थे, उसके बेसिस पे ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट ये वेयर द लोटस मीट्स टू लीव्स, इस आर्टिकल में बात की गई है जो भारतीय जनता पार्टी और जो AIADMK है उनके बीच में जो पैक्ट है। सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। देन ये वाला जो आर्टिकल है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के बारे में बात करता है। जैसे रिसेंटली अभी लॉकडाउन के बेसिस पे जो बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे चिल्ड्रन हैं, उनको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है, जो बाइडेन जो हैं वो ट्रांजिशन करने वाले हैं, मींस ही इज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट, सो ही इज़ टू बी प्रेसिडेंट इन जनवरी, तो उसके बेसिस पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अब आज का जो कैरिकेचर है इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने के बाद जो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे बात की जा रही है जो यूपी गवर्नमेंट ने जो एंटी कन्वर्जन लॉ को एनेक्ट किया है, उसके बेसिस पे ये एक तरह से सैटेरिकल उन्होंने कैरिकेचर बनाया है, जिसको आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहने की बात की गई है। दो लोगों को दूर रखा जा रहा है इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लॉ। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 23.9% जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में, जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल से लेके जून तक, उस क्वार्टर में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 23.9% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो 23.9% कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है, लेट सपोज़ अगर इंडिया में जो है 100 कार्स प्रोड्यूस हो रही थी, तो अब फिर कॉन्ट्रैक्ट होके वो जो कार हैं वो टोटल 77 जो कार्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसकी वजह से अगर कार कम प्रोड्यूस होंगी, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास जॉब कम होगी। जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे जॉब्स की कमी हो जाएगी अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो। अब दूसरी चीज़, ये जो डाटा है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि आगे जो इंडियन इकोनॉमी है वो फर्दर 10% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर है उसमें। तो अगर ये 10% फिर से जो है वो डिक्लाइन हो जाती है इकोनॉमी 23.9% डिक्लाइन होने के बाद, तो दो सक्सेसिव क्वार्टर में अगर इकोनॉमी में गिरावट आती है, इकोनॉमी में डिक्लाइन होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट में डिक्लाइन होता है, तो इसकी वजह से टेक्निकली एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है रिसेशन बाय द इकोनॉमिस्ट। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में रिसेशन में चला जाएगा अगर ऐसा होता है। अब यहाँ पे रिसेशन में होने का मतलब है कि एक पर्सन का जो है वो उसका जो पर्टिकुलर जो जॉब है वो चला जाना, हालांकि उसके पास पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो उस जॉब को सिक्योर कर सकता है, बट जॉब्स जनरेट नहीं हो रही हैं बिकॉज इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जॉब्स को लेके प्रॉब्लम है कि कोविड-19 की वजह से तो अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जॉब है वो खोई है। उसके पहले भी जो इकोनॉमी में स्लो डाउन था 2018-19, 2019-20 का जो फिस्कल था उसमें बहुत सारे लोगों ने
हज़ारों लोगों ने अपनी जो जॉब है वो खोई है। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 45 ईयर्स के हाई लेवल पे पहुंच गया था। और जब नेशनल लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जॉब जो है वो उनकी जॉब चली गई। अब यहाँ पे जॉब जो है अलग अलग तरह की हैं, जैसे कि किसी की रेगुलर सैलरीड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो सकती है, कैजुअल हो सकती है, डेली बेस, सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी शॉप बंद हो गई तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, तो उनकी भी जॉब जो है वो चली गई। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों के तो ऊपर छत ही नहीं रही, ऐसा आर्टिकल में कहना है। तो अब कोई भी कंट्री में जो अल्टीमेट इकोनॉमिक टेस्ट होता है कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी साउंड है, ये इस बात पे होता है कि वहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में जॉब हैं, लोगों के पास इनकम है, और लोगों की जो लाइवलीहुड है, जीवन शैली है, वो कैसी है वर्कफोर्स में अगर वो रह रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया में वो जॉब्स को लेके है। अगर लोग जो है पुअर हैं, हंग्री हैं, भूखे हैं, या फिर मतलब कोई बिल्कुल ही वो डेस्परेट हैं, जॉब वो चाहते हैं, तो उनको कोई भी जॉब मिलेगी वो कर लेंगे। कोई भी जॉब जिसमें हार्ड या मैनुअल वर्क होता है वो सबसे कम डेली वेज देती है, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो अब यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत ही इंटरनेट से या आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसको एक बार रीड कर लें, तो जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी एक ही बार में। अब यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान जो 7 मंथ हैं उसमें 11 करोड़ लोगों ने जो है वो जॉब मांगी है मनरेगा स्कीम के अंडर, और जो कि 20 टाइम्स है जितने की पर्सन एम्प्लॉय हैं ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। नियरली 7,000 कंपनीज जो हैं, बीएसई जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इधर पे 7,000 कंपनी रजिस्टर हैं। तो वो कंपनीज़ में जो भी जॉब होती हैं वो फॉर्मल सेक्टर की जॉब होती हैं लिस्टेड कंपनीज़ में, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, कोई टीवीएस मोटर्स हो गया। ये सारी जो कंपनीज़ हैं 7,000, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो कंपनीज़ हैं लगभग 7,000 लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो उन कंपनीज से 20 टाइम्स लोगों ने अकेला जॉब जो है वो मनरेगा में डिमांड किया है। हालांकि जो मनरेगा का वर्क होता है वो बहुत ही मैनुअल होता है, हार्ड वर्क होता है। तो इससे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा जो जॉब है उसकी कमी है। अब अगर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो इकोनॉमिक सर्वे से लिया है इन्होंने, तो इस पॉइंट को आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं कि इधर पे बोला है कि सपोज़ करो गवर्नमेंट 10 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो एज अ लोन देती है 4 कंपनीज़ को। कोई 4 कंपनीज़ ऐसे अपन ने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, तो एक पहली कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो सिर्फ 1 जॉब क्रिएट करेगी, क्योंकि स्टील इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर तो है बट जॉब इंटेंसिव सेक्टर नहीं है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर नहीं है, ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करता। अब सेकंड, अगर कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को देंगे तो वो हो सकता है उससे 3 न्यू जॉब्स क्रिएट करे। अगर लेदर गुड्स के प्रोड्यूसर को वही 10 लाख रुपीज़ का लोन देंगे तो हो सकता है वो 70 जॉब्स क्रिएट करे। और अगर एक गारमेंट मेकर को देंगे तो वो 240 नई जॉब क्रिएट भी करेगा, साथ में 80 वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इससे जो है जेंडर इक्वेलिटी बढ़ेगी, जेंडर इनइक्वेलिटी कम होगी, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात यह है कि जॉब्स आखिर कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो ज़्यादातर जो लार्ज नंबर ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स हैं वो ऐसे सेक्टर्स में क्रिएट की जा सकती हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हो। अभी गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करने का नहीं सोच सकती, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया है कि 10 लाख रुपीज़ में स्टील कंपनी सिर्फ एक जॉब जनरेट करेगी, वहीं पे गारमेंट मेकिंग कंपनी जो है वो 240 जॉब जनरेट कर लेगी और बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है जैसे कि एपेरल मींस गारमेंट हो गया, लेदर गुड्स हो गया, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे जो काम हैं
वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे जो ये जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर तो डिपेंड करते ही हैं, उनको डिमांड जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से तो मिलती ही है, साथ में जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं। जो अदर कंट्रीज़ को वो अपना जो भी माल या सामान है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बेसिस पे उनको कुछ अर्निंग होती है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी लेदर गुड है उसमें से आधा जो लेदर गुड है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और जितने भी 1/3 ऑफ एपरल मीन्स जो गारमेंट्स हैं वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट फाइंड करने हैं तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको नर्चर करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन है तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इन कंपनीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट दीज कंपनीज कैन एनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एनहेंस हो सके। अब दूसरी चीज़ जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होता है, ये सारा कुछ जो तीनों चीज़ों की बात की है, एग्रीकल्चरल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, साथ में लेदर, गारमेंट और भी जो कॉटन वगैरह है, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर ये एक्सपोर्ट की जाएंगी तो इससे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। और वो जो है वो सपोर्टिंग जॉब क्रिएट करेगा वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्ट में, कंटेनर मेकिंग में, साथ में जो पोर्ट्स वगैरह हैं, शिपिंग हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा ही जो है वो जॉब क्रिएट होंगी उस सेक्टर में। तो धीरे धीरे जो है इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। अब जो रीसेंट स्टडी यहाँ पे बताई गई है, अभी पिछले लास्ट डे बिफोर यस्टरडे आर्टिकल में भी ये डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो अरविंद सुब्रमण्यन हैं और प्रोफेसर सुमित्रो चटर्जी हैं, उन्होंने बताया था कि एक्सपोर्ट जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है 2003 से 2012 तक। इसको बूम ईयर्स बोला जाता है, जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक बूम पीरियड था। उसके बाद जो है सब प्राइम क्राइसिस 2008 में आया, जिसके बाद जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पे सुब्रमण्यम कमेटी का कहना था कि 1995 से इंडिया ने एक्सेप्शनली जो बैल है वो एक्सपोर्ट में भी किया और सर्विसेज में किया। इसमें ऐसा कहना था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 14.1% है। मतलब इंडिया अगर छोटा सा भी शेयर इंडिया का एक्सपोर्ट में है, पूरे वर्ल्ड शेयर में 1.5% इंडिया का शेयर है, लेकिन उसके हिसाब से भी इंडिया जो ग्रोथ है वो हर साल दर साल 15% बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसी बात इसमें की गई थी। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट है और जो अदर मर्चेंडाइज जो भी चीज़ें होती हैं, तो इंडिया जो है थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरिंग गुड इन दिस पीरियड विद 12% एनुअल ग्रोथ आफ्टर वियतनाम एंड चाइना। तो वियतनाम जो एक छोटी सी कंट्री है उससे और चाइना से इंडिया जो है वो थर्ड रैंक में आता है। अब यहाँ पे जो न्यू ट्रेड पॉलिसी इंडिया की आई थी 1991-1992 में, जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ था, तो 2014 तक वो पॉलिसी थी। उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा ही जो इकोनॉमिक डिविडेंड है, मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इकोनॉमी में जो हेल्प है वो मिली थी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक्सपोर्ट्स एंड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसका ये कहना है कि वो मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट दे के चल रहे हैं। बट जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो एक्सपोर्ट के वॉल्यूम हैं वो उतना ज़्यादा लास्ट 6 ईयर्स में नहीं बढ़े हैं। जो मर्चेंडाइज गुड्स का इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो 314 बिलियन था 2013-14 में, और वो स्टेगनेंट रहा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। अब चाहे तो उसका जो ठीकरा है वो कुछ चीज़ों पे फोड़ा जा सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट सप्लाई चेन का जो है वो डिस्ट्रप्शन हो गया डीमोनेटाइजेशन की वजह से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वजह से। तो इसकी वजह से जो है वो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें भी कुछ चेंज आए, जैसे कि हाई टैरिफ्स, कुछ जो चीज़ें हैं उस पे इंडिया ने जो है टैरिफ्स बढ़ा दिए। दूसरा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर एक कंट्री जो है वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइजिंग करने लगती है कुछ चीज़ों की जो अदर कंट्री से
इंपोर्ट होके आती हैं, तो जिससे कि पोर्ट पे वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो उनको बोला जाता है नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक तरह से लाइसेंस परमिट राज, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ही फास्ट पेस में कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती हैं, तो इसको बोला जाता है नॉन टैरिफ बैरियर। देन क्वांटिटेटिव लिमिट की हमें एक कंट्री से कितना माल सामान मंगाना है, ये लिमिट भी गवर्नमेंट ने लगा दी। और दूसरा जो है रिटर्न ऑफ लाइसेंसिंग, जो पहले लाइसेंसिंग सिस्टम था कि हर एक चीज़ के लिए पहले गवर्नमेंट से आपको पूछना होगा, तो उसमें जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो जाता है, जिससे कि चीज़ें जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और बॉर्डर कंट्री रिस्ट्रिक्शन, जैसे इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो चाइना, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के साथ शेयर होते हैं, और पाकिस्तान के साथ शेयर होते हैं, तो इनसे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें कुछ तरह का जो है रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। और दूसरा जो है एप्रिसिएटिंग वैल्यू ऑफ द रूपी। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक तरफ बात की जाती है कि रुपी जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। 75 रुपीज़ का हो गया है $1, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बट यहाँ पे राइटर ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है कि रुपीज़ की एप्रिसिएटिंग वैल्यू हो रही है। तो अगर रुपी की एप्रिसिएटिंग वैल्यू है, मतलब $75 से 75 रुपीज़ $1 से मान लो 70 रुपीज़ $1 है, तो इसमें लॉस किसका होगा? लॉस होगा एक्सपोर्टर का, जो इंडिया से एक्सपोर्ट करता है। पहले अगर उसको $1 उस चीज़ के मिल रहे थे, मतलब उसको 75 रुपीज़ मिल रहे थे। अगर रुपी अप्रिसिएट हो गया, मतलब नाउ अभी उसको उसी चीज़ के $1 मतलब 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से अप्रिसिएटिंग हो रहा है अगर रुपी, तो वो भी एक्सपोर्ट के लिए ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो कि बायलेटरल भी हो सकते हैं, मल्टीलेटरल भी हो सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने आपस में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया हुआ है। और दूसरा जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, और बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उन केस में जो है विनर्स बहुत कम हैं, और देयर वर मोर विनर्स देन लूज़र्स, मतलब उसमें विनर्स थोड़े ज़्यादा हैं, लूज़र्स कम हैं। ऐसा राइटर का इसलिए कहना है क्योंकि अगर किन्हीं कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो चाहेंगी कि जितना भी ट्रेड हो वो उनके बीच में हो, और उन सारी कंट्रीज़ के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो जो आने वाली अदर कंट्री है उनके साथ जो ट्रेड करती है, तो वो उसको डिस्करेज करेंगे। तो राइटर का यहाँ पे कहना है कि कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए, जिससे कि कंट्री जो है एक कार्टेल बना के उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसको मिसयूज़ करती हैं। वो इस बात के ऊपर मिसयूज़ करती हैं कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं वो ठीक नहीं हैं, आप टैक्स थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिसिपेंट कंट्री होती है जैसे कि इंडिया, तो इसमें अभी जो वोडाफोन का इशू था इंडिया का, उस वोडाफोन के इशू को जो कंपनी है वो जो है वो वर्ल्ड बॉडी तक लेके गई, और इसके बेसिस पे जो इंडिया है उसका उसका बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ अदर कंट्रीज़ के सामने, कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, रिफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रेटजीज टू स्ट्राइक अ कॉर्ड। अब यहाँ पे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने आज जो है नेशन वाइड स्ट्राइक करने की बात की है 26 नवंबर 2020 को। तो इस बात के लिए उन्होंने ये स्ट्राइक की है कि वो गवर्नमेंट ने जो भी अभी जो ट्रेड रिलेटेड जो भी लॉज लेके आए हैं, लेबर लॉ गवर्नमेंट जो लेके आई है, तो इसमें जो स्ट्राइक है वो कोल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर
और डिफेंस सेक्टर और कोल सेक्टर में इसीलिए भी जो ये स्ट्राइक है वो हो रही है बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो उसका प्राइवेटाइजेशन के ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। दूसरा कॉरपोरेटाइजेशन, मतलब जो पर्टिकुलर अभी कंपनी है वो जो डिफेंस कंपनी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अगर उसका कॉरपोरेटाइजेशन हो जाएगा तो उसमें जो है वो पर्टिकुलर जो मैनेजेरियल जो भी पोजीशन है उस पर अच्छे लोग आएंगे, जिससे कि ये लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आखिर जो अपना प्रोटेस्ट करने का डिसीज़न क्यों लिया है उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। अब जब 2015 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने अपने जो लास्ट अभी जो 2 इयर्स हैं उसमें 4 लेबर कोड बिल प्रिपेयर किए जो कि लेबर लॉस के बेसिस पे थे, और गवर्नमेंट ने उन सारे जो लेबर लॉज हैं उनको चेंज करके 4 लेबर कोड बिल्स प्रिपेयर किए। तो अब यहाँ पे उसके कुछ फ़ायदों की बात की जा रही है, कुछ उसके बेनिफिट हैं, प्रॉज हैं, जैसे कि कोड डू एक्सपेंड सम लेबर राइट्स सच एज यूनिवर्सल मिनिमम, जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज की बात की जा रही है इधर पे कि जो लेबर कोड बिल्स हैं उनमें यूनिवर्सल मिनिमम वेज की बात है। साथ में स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मतलब ट्रेड यूनियन को एक लॉ के द्वारा जो है वो रिकॉग्निशन दिया गया है। दूसरा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा चीज़ जो सोशल सिक्योरिटी है टू गिग वर्कर्स, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इसका प्रपोजल नहीं बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि जो ये जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इस टाइप की जो ये जॉब्स होती हैं इनको गिग वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स बोला जाता है। तो इनके लिए गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो लाने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, जो लेबर कोड बिल्स में ऐसे कुछ चैलेंज हैं जो रखे गए हैं। एम्प्लॉयर्स को बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इजी हायर एंड फायर, मतलब वो जब चाहें जिसको चाहें वो फायर कर सकते हैं, मतलब जॉब से बाहर कर सकते हैं, और जब चाहे उनको ले सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को उनको हायर करने की फ्रीडम दी गई है। अनरेगुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी ये डिसाइड कर लेगी कि कितने टर्म तक वो एक पर्टिकुलर पर्सन को जॉब देना चाहती है, उसके बाद वो उसकी जॉब को ले लेंगे। साथ में लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम को जो है डाइल्यूट कर दिया गया है, जिससे कि हो सकता है आने वाले टाइम में जो जॉब कर रहे हैं लेबर पर्टिकुलरली, उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनकी वर्किंग कंडीशंस को जो है ना देखा जाए, जिससे कंपनीज जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनका मानना है कि अगर ये सेक्टर्स, जो सेक्टर उनको इतने टाइम से जॉब दे रहा था, अगर ये प्राइवेटाइज्ड हो जाता है तो उस केस में उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं रहेगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ट्रेड यूनियंस के पास टोटल कुछ लीगल ऑप्शन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लीगल ऑप्शन होते हैं। उनमें से टोटल जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके पास टोटल 6 ऑप्शन हैं अगर वो गवर्नमेंट की कोई भी एक्शन को काउंटर करना चाहती है। सबसे पहले तो सोशल डायलॉग, जो गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली सोशल डायलॉग 2015 के बाद से गवर्नमेंट ने कोई भी सोशल डायलॉग ट्रेड यूनियंस के साथ नहीं किया। इसके बाद दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल लॉबिंग। अब पॉलिटिकल लॉबिंग की बात की जाए तो अगर कोई भी जो लॉ पास होता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, तो लोकसभा में जो पर्टिकुलरली जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो एक साथ नहीं रहती, उसके बाद जो है वो वॉक ओवर कर जाती हैं, जिसके बेसिस पे वो एक तरह से लॉ को पास होने में सपोर्ट कर रही हैं। उनको उस लॉ की जो है कमियां गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट उनको दूर कर सके और जो लेबर्स हैं उनको कुछ उससे बेनिफिट हो सके। तो पॉलिटिकल लॉबिंग भी नहीं हो पा रही है। दूसरा, political confrontation through opposition parties, and then legal action by approaching the judiciary। जो जुडिशरी है उसने भी जो है एक तरह से वर्कर्स की हेल्प नहीं की। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है
कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था तब माइग्रेंट वर्कर्स का जो क्राइसिस था उसका जो कॉग्निजेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बाद में लिया था, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो वर्कर्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट बचता है उनके पास ऑप्शन डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन। तो ये जो डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन है जिसमें कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कॉल करते हैं, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर इम्पोज किया जा सके और वो अपनी बात को जो है गवर्नमेंट से मनवा सकें, ये इस आर्टिकल में बात की जा रही है। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है कि वी डोंट नो एड टेक कंट्रोल। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं वो अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा नंबर में एरप्ट हो रही हैं, जिससे कि जो कुछ स्मॉल चाइल्ड हैं, 8 ईयर्स के चाइल्ड हैं, उनको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रही हैं। उनका कहना है कि जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड है वो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, उसके जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं जिनके एल्गोरिदम की वजह से जो स्टूडेंट है वो उसका एक लॉजिकल माइंड बिल्डअप होगा। बट यहाँ पे राइटर उसको इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है या पर्टिकुलर जो चाइल्ड है उसका माइंड अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड कोई ऐप बना सके। उसको कोई रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, हालांकि उसको जो है कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या जितना कि उसके जो है पोर्शन में जितना उसको पढ़ाया जाना है वो उसको बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कुछ एक्स्ट्रा बता दें जिससे कि वो उस चीज़ को समझ ना पाए। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। नेक्स्ट एक आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल जो आज का ही एडिशन है इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें बात की जा रही है जो यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंटरफेथ मैरिज के ऊपर कर्ब करने के लिए एक लॉ जो है वो लेके आए हैं। तो उसके बेसिस पे इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो ऑर्डिनेंस है यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने पुलिस को ये पावर दिया है कि वो स्क्रूटनी करेंगी कि जो भी पर्टिकुलर कपल हैं जो मैरिज कर रहे हैं अगर वो इंटरफेथ के हैं तो उसमें कोई ऐसा बेसिस तो नहीं है कि पर्टिकुलर वो जो मेल है वो फीमेल का पर्टिकुलरली सिर्फ कन्वर्जन कराने के लिए उससे मैरिज कर रहा है। इसके बेसिस पे अगर यहाँ पे उसका जो सोल इंटेंशन है वो गर्ल का रिलीजन चेंज करने का है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो एक राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया एक राइट है कि फ्रीडम ऑफ एडल्ट सिटीज़न टू चूज़ हु सी लिव्स एंड पार्टनर्स विद। एक एडल्ट सिटीज़न जो है 18 ईयर्स से अबव एज जिसकी है उसके पास ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि वो जिससे चाहे उससे मैरिज कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को कर्ब किया जा रहा है और वो अपने जो भी जिस फेथ को वो फॉलो करना चाहती है उसकी चॉइस की जो भी फेथ है वो उसको फॉलो कर सकती है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो फर्स्ट बीजेपी रूल्ड स्टेट है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। इसके बाद जो है लाइन में हरियाणा, मध्य प्रदेश, साथ में कर्नाटका ने भी ऐसा जो लॉ है उसको पास करने की बात की है। अब जो इस लॉ है उसमें प्रोविज़न इस तरह के हैं कि जो स्टेट है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या मोटिव है कि वुमेन जो है वो अपना रिलीजन चेंज कर रही हैं। तो अगर रिलीजन चेंज कर रही है ड्यू टू मैरिज तो इसकी वजह से जो है पर्टिकुलरली कन्वर्जन के लिए रिलीजन चेंज कर रही है तो फिर वो मैरिज जो है वो एनुअल हो जाएगी, मतलब वॉइड हो जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है कि कोई जो है क्लेन काउंसिल या जिसको खाप पंचायत बोला जाता है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस बात के लिए जो है किसी को बाध्य नहीं कर सकती कि वो किसको चुनेगा। वो उसके लिए फ्री है, जो वो जिसको भी पर्टिकुलरली जिसको वो खुद पर्सनली राइट या रॉन्ग मानते हैं उसको वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो अपना इस तरह से लोगों की जो पर्टिकुलरली फेथ है किसी रिलीजन को लेके उस पर कर्ब नहीं कर सकती। और दूसरा, गवर्नमेंट ने ये जो लॉ है वो पर्टिकुलरली इस बात के बेसिस पे
लेके आए हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली ओवरटर्न किया था हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसने क्वेश्चन किया था कन्वर्जन जस्ट फॉर मैरिज। अगर कन्वर्जन हो रहा है मैरिज के ऊपर, मैरिज की वजह से सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है, तो उसके बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो है एक तरह से रॉन्ग बताया था। तो फिर जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने उसको बेसिस करते हुए ये लॉ जो है वो प्रिपेयर किया है। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।